एंटरप्रेन्योर्स को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुद नहीं करनी चाहिए एंड दे शुड आउटसोर्स इट और डेलीगेट इट टू द सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज मोर ऑफ कंप्लायंस रिलेटेड वर्क, और जब स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है तो आपने उस स्पेशलाइज्ड सीए के पास जाना चाहिए और उससे ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंस को लेके टॉप 3 मिस्टेक्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सेकेंड मिस्टेक ओवर ट्रेडिंग, तीसरा हम कंप्लायंसेस को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। इतने सारे कंप्लायंसेस करना विथ रनिंग अ बिजनेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट। Today's episode is a bit special because we have someone from the public domain. Today we have Shwetali Thakre ji, from who's member economics at Maharashtra Water Resources Regulatory Authority. Shwetali ji, welcome to the show. Namaste. Thank you, Piyush ji, for calling me to this podcast, and I'm really honored for this. So Shwetali ji, let's start with your journey. Walk us through your journey from early days chaos to clarity. एक्चुअली मैं एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, लाइक माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग माय फादर, ये भी एग्रीकल्चरिस्ट थे। इवेंचुअली व्हेन आई वाज बोर्न, बाय द टाइम मेरे पापा एग्रीकल्चर छोड़ के देन ही हैज मूव्ड आउट इनटू द गवर्नमेंट सर्विस एंड ही वाज इनटू पुलिस डिपार्टमेंट। तो पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, एंड फ्रॉम बचपन से लेके मैं काफी अलग अलग छोटे छोटे टाउन्स में रही हुई हूँ। तो मेरा एजुकेशन जो है उमरेड में, कलमेश्वर में, गोंदिया में, भंडारा में, ऐसे अलग अलग जगह पे हुआ है। तो मैं जेडपी स्कूल में भी पढ़ी हूँ, और साथ ही में आफ्टर मेरा 10th होने के बाद साइंस लिया था। साइंस लेने के बाद जब 12th की मार्कशीट आई तो सोचा था कि इंजीनियरिंग करेंगे, पर मेरे भाई ने मुझे बताया कि इट इज़ बेटर टू गो विथ समथिंग एल्स, क्योंकि बहुत सैचुरेशन आ गया है। तो एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज फ्रॉम साइंस टू कंप्लीटली मैन्यूवरिंग टुवर्ड्स कॉमर्स। I was quite influenced by Mr. P.S. Thakre. He was a leading chartered accountant. तो उनको देख के हमने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की ठानी, और आई डिड माय सीए। CA is like a very, very difficult, exam to pass. How were your days like, when you were doing chartered accountancy? आई वॉज क्वाइट फोकस्ड। सब में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आया उसमें, बिकॉज इट इज अ कोर्स विच इंक्लूड्स गेनिंग एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। तो इंटर्नशिप साथ ही में, जैसे फाउंडेशन क्लियर होने के बाद इंटर्नशिप साथ ही में शुरू हो गई, तो मेरा फोकस ऑफिस में ज्यादा रहता था। और ये कहना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं ट्यूशन को बहुत छुट्टी मारती थी। ये इट इज अ सेल्फ स्टडी कोर्स। तो बेसिकली इट इज एडेड एडवांटेज इफ यू गो टू ट्यूशन। पढ़ाई सेल्फ स्टडी करके ही मैंने सीए कोर्स क्लियर किया। इनफैक्ट मैंने सारे कोर्सेज सेल्फ स्टडी करके ही कंप्लीट किए हैं। आई डिड सीपीए आल्सो आफ्टर सीए, that is a certified public accountant from United States. I am also a certified information system auditor, which is a global degree. तो उस वक्त सीसा में ऐसा था कि सिर्फ 8% रिजल्ट आता था। मोस्टली इंजीनियरिंग के बच्चे उसको ऑप्ट करते थे, पर एक कहीं से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपील करता है। अगर किसी ने मुझे कोई चीज बोल दी कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है या ये एग्जाम बहुत अच्छी है और इस प्रोफेशन में काफी बेनिफिट मिल सकते हैं, तो मैं थोड़ी ग्रीडी हो जाती हूँ और चाहती हूँ कि ये डिग्री मेरे पास रहे, और मैं जनरली ऑप्ट करती हूँ एग्जाम, यानी आई एनरोल एंड देन आई गो फॉर दैट स्टडी मॉड्यूल। So तो अभी एक मोमेंट पहले श्वेताली जी आपने बोला यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो डू यू रियली बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है, इट वर्क्स? इनफैक्ट अपनी माइथोलॉजी और अपने कल्चर में भी ये बहुत डीपली रूटेड है। हमने आज सीक्रेट्स इज द नेम ऑफ द सीरीज, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी सुना। पर अगर आप देखो तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान से ये मांगो, भगवान से ये मांगो, पढ़ाई के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी बीवी के लिए, अच्छे पति के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, यानी हर चीज जो भी चाहते हो। और हर चीज शुरू करने से पहले हम भगवान को मांगते हैं कि ये हमें दीजिए। तो
तो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे अंदर जो निगेटिविटी होती है उसको रोक के पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ने के लिए एक मौका देती है हमारी संस्कृति। तो चाहे आप किसी का भी नाम दे दे, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके आप सिगरेट्स का यूज कर ले, या फिर हम भगवान से मांगी हुई प्रार्थना कर ले, होती तो बात एक ही है कि आप आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं। ग्रेट। सो मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को काउंटर करके उसको पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन उसी की वजह से इफ़ यू अट्रैक्ट, वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू आर you work like a magnet, so if you're attracting positive things are coming to you. If you attract negative things, then negative things will come to you. क्योंकि देखो कॉस्मोस में हर चीज है। ये इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल या बैकग्राउंड में बताती हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आज आपने कोई नई वर्ड सीखी, आपने सीख लिया कोई सा नया, और तुरंत आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये वर्ड कई बार आपने पढ़ा हुआ पाया, यानी यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज यू हैव रेड दैट वर्ड मल्टीपल टाइम। जैसे मैंने समझो डिग्निटी ये वर्ड पढ़ लिया, आज मेरे वोकैबुलरी में वो ऐड हो गया। अब डिग्निटी ये वर्ड मैं जितने भी मॉड्यूल्स पढ़ रही हूँ, वेदर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ या लोगों से कॉन्वर्स कर रही हूँ, तो ये वर्ड मैंने कई बार सुना रहता है। लेकिन चूंकि मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो मुझे वो मैं उसको ओवरलुक कर देती हूँ कि सेंटेंस के मीनिंग में मैं उसको अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन जब मैंने डिग्निटी ये वर्ड सीखा, तब मैं उसे उससे यूज करना है। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारे सामने हर चीज रहती है, लेकिन हम उसको भापते नहीं। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जब हम भगवान से मांगते कि मुझे करना है, तो फिर मुझे वो गाइड करते हैं। वो सारे इम्पल्सेस हमको लाइक द होल कॉस्मोस मेक्स यू फील दैट कि इट इज देयर फॉर यू एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। तो वो एक थोड़ा सा अलग सा एस्पेक्ट है लाइफ के अंदर का, एंड इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग, वेदर इट्स योर एजुकेशन, करियर या योर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ। Okay, so श्वेताली जी, मूविंग ऑन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट फ्यू इयर्स के चैलेंजेस, एंड you started practicing on your own and you were looking for clients. कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? उसके बारे में कुछ हमारे लिसनर्स को बताइए। जब मेरा सीए फाइनल था उसी वक्त मेरी शादी हुई, तो आई हैड मूव फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो ओके, इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर, कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर। चूंकि मैं मराठी मीडियम से, तो थोड़ा सा एक मुझे डर था कि मेरी इंग्लिश कैसी है कॉन्वर्सेशन में। और फिर बहुत मजाक के तरीके से आप सोचेंगे कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन रहता है, तो मैं मराठी हूँ तो थोड़ा सा मराठी प्रोनाउंसिएशन उसमें रहेगा। कई बार मजा ऐसी आती थी कि जैसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हम स्टॉर्म बोलते हैं। तो सो दिस आर द थिंग्स विच आर छोटी छोटी चीजें होती, ये दिक्कतें हमको काफी गई। पर एजुकेशन से रिलेटेड एक कॉन्फिडेंस था कि हम कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। इस चीज का मुझे कभी भी सेकंड थॉट नहीं था। तो मैं जाने के बाद, कनाडा जाने के बाद, मैंने वहाँ का नेचर, वहाँ का डेवलप्ड कंट्री को काफी एंजॉय किया। बाद में मैंने वहाँ पे पढ़ाई भी की, जैसे सीपीए मैंने किया। और तुरंत 6 महीने के बाद ही मेरे को जॉब मिल गई थी, क्योंकि उसके पहले वर्क वीजा आना था। आई वर्कड ओवर देयर एंड देन आई अंडरस्टूड कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ये काफी मजबूत, गहरा और डीप है एज कम्पेयर टू एनी अदर कोर्सेज विच आर बीइंग स्टडीड इन अदर कंट्रीज। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड टू डू। इनफैक्ट ऐसा होता था कि मैं मेरे सीनियर्स को ही पढ़ाती थी, और उसके बाद जो ट्रेनिंग सेशन होते थे, तब एज अ जूनियर में बैठती थी और हाँ हमको पढ़ा रहे। तो दिस वॉज वेरी पॉजिटिव व्हेन इट केम टू कनाडा फॉर मी टू वर्क। वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना था, लेकिन आई वॉज नॉट सो वेरी कीन टू स्टडी फ्रेंच। तो दैट वॉज माई सेकेंड हर्डल। आफ्टर मूविंग बैक फ्रॉम कनाडा, 4 साल हम लोग वहाँ पे रहे। तो फिर रियल चैलेंज चालू हुआ, क्योंकि 4 साल में काफी हद तक मैं यहाँ के जो लॉज है वो भूल चुकी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैचअप करना पड़ता है। बट द थिंग्स हैज मूव्ड स्विफ्टली इवेंचुअली। so then moving back to India,
कमिंग बैक फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री देन अगेन बैक टू इंडिया, वो एक्सपीरियंस, वो ट्रांजिशन, वो कैसा रहा? ट्रांजिशन बहुत स्मूथ नहीं था, क्योंकि मेरी आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। देखो, एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको जो डेवलप कंट्री में मिलते हैं, vis आप अगर कंपेयर करते हैं इंडिया के जो आपके इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं उसके साथ, तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो एक जो फाइट थी दिमाग के अंदर, वो काफी हद तक थी। पर कनाडा और इंडिया में एक जो था कि जब हम दूसरे देश में रहते हैं तो हम फिजिकली बाहर रहते हैं और आपका दिल और दिमाग जो होता है वो भारत में बसता है। आपके माता पिता, बहन भाई, सारे सगे संबंधी, फ्रेंड सब यहाँ पे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। तो वो कन्फ्लिक्ट निकल गया था भारत में आने के बाद। तो इवेंचुअली थिंग्स टुक लिटिल टाइम टू स्मूथ आउट, बट यस, मुझे काफी तकलीफ गई इंडिया मूव होने के बाद। ओके, एंड श्वेताली जी, आपने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज दोनों के लिए काम किया है। सो दोनों का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? थोड़ा हमारा व्यूअर्स को बताइए कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से काम होता है, और कैसे ये कंपनीज में आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। प्राइवेट सेक्टर उसका वर्किंग स्टाइल इंटायरली डिफरेंट। अनलेस एंड अंटिल यू आर केपेबल और कैपेसिटी और केपेबिलिटी नहीं है तो आपको पोजीशन तो मिलती नहीं है। इवेंचुअली आई वाज ऑलवेज एट द टॉप मैनेजमेंट रैंक फ्रॉम डे वन। तो मुझे वो कभी हर्डल नहीं किया कि मैं मिड मैनेजमेंट में, तो आई वाज ऑलवेज वर्किंग विद द टॉप मैनेजमेंट। पर टॉप मैनेजमेंट में काम करते वक्त जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो बायसेस ऑफ मैनेजमेंट आपको काफी देखने पड़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करना बेस्ड अपॉन कंप्लीटली योर कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी। आपके आउटपुट है, जो भी आपके तरफ असाइनमेंट दिए वो आप कंप्लीट करिए, और फिर उसमें आप बहुत सारे शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं। यानी कोई लैडर आपने स्किप कर दी, डायरेक्ट मूव कर दिया, या कुछ स्टेप्स ली, कुछ स्टेप्स नहीं ली, तो डजेंट मैटर। इट्स लाइक पर्सन ओरिएंटेड, इंडिविजुअल पर्सन ओरिएंटेड। व्हाट दे रियली थिंक इज कि आउटपुट आना चाहिए, कि इस टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए। और फिर दूसरा रहता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट हाईली इंपॉर्टेंट इन टू प्राइवेट सेक्टर। मैंने अगर 2 पेज पे भी कुछ चीज बना के मुझे समझ में आ गई एंड आई प्रेजेंटेड टू दी अपर मैनेजमेंट, अगर उनको कन्विंस हो गया, हाँ बोल दिया, नहीं कन्विंस हुआ, ना बोल दिया, तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काफी कुछ जो आपके सीनियर बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो खुश तो सब चीज अच्छी, और अगर खुश नहीं है तो विद इन अ डे एनीथिंग कैन हैपन। तो यू कैन सी दैट सो मेनी ले ऑफ्स आर हैपनिंग, या फिर किसी को भी काम से निकाल देना। इट्स वेरी इजी टू प्राइवेट सेक्टर। यस, अगर आपके पास टैलेंट है तो यू कैन ग्रो वेल। फाइनेंशियल गेन भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि जनरली सैलरीज आर क्वाइट हाई ओवर देयर। वीज़ अगर मैं गवर्नमेंट में देखती हूँ तो सैलरीज आर प्री डिटरमाइंड, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होता, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है स्केल टू स्केल, बहुत माइनर चेंजेस है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज गवर्नमेंट में आपको जो स्किल सेट के लिए जॉब मिला है उसमें जेंडर बाय डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ गर्ल हो या बॉय हो, आपको अगर कोई काम दिया हुआ है तो दैट इज विथ यू एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। दैट इज वेरी बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ इट। थर्डली, मुझे काम करने को मिलता है जिसमें मैं एक पर्टिकुलर सेक्स, सपोज मैं अगर आज वाटर सेक्टर में काम करती हूँ तो वाटर सेक्टर में आई कैन वर्क वेर इन की इट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल, तो आई हैव टू बी वेरी कंसिडरेट। काफी सारा वर्किंग जो होता है गवर्नमेंट का, दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन अप्रोच, कि हमारी जो भी पॉलिसीज आती है उसमें पीपल पार्टिसिपेशन काफी हद तक इंक्लूडेड होता है। तो ये जैसे प्राइवेट में पब्लिक पार्टिसिपेशन का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंप्लीटली। और गवर्नमेंट में ये पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी सिर्फ मैं, मेरा बॉस या मेरा स्टाफ या गवर्नमेंट क्या चाहेगी, दैट इज नॉट द थिंग। How it impacts public and what is the opinion of public, that is always taken into consideration whenever any policies are being made. So that is a very important aspect. तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दो सेक्टर के डिफरेंस।
एंड श्वेताली जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, सो फाइनेंस एक ऐसा मुद्दा है जो हर, चाहे वो इंसान किसी भी सेक्टर से हो, प्राइवेट से हो, पब्लिक से हो, इट इम्पैक्ट्स एवरीबडी। तो थोड़ा बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंस के ऊपर, सिंस यू आर फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, सो वी वुड वांट योर एक्सपर्टीज टू एक्सपर्ट इनवाइट्स इनसाइट्स इन दिस। आपने बहुत सारे कंपनीज के साथ में, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में काम किया होगा, अ, तो फाइनेंस को लेके ये सबसे टॉप 3 मिस्टेक्स क्या होती हैं एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहली बात होती है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जैसे फर्स्ट एस्पेक्ट है कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, जो लोन है, विजा विजा योर वर्किंग कैपिटल, तो इसमें इंटर फंड ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो बेसिक मिस्टेक हम वहां पे करते हैं। सेकेंड मिस्टेक करते हैं ओवर ट्रेडिंग, यानी या ओवर यूटिलाइजेशन या हेवी लेवरेज ऑफ योर फंड्स। यानी समझो आपकी इक्विटी है 10, तो आपका लोन अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 40। 50 इज वेरी हाईएस्ट। तो यहाँ पे ओवर लिवरेजिंग के कारण जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेट के चक्कर में गिर जाती है, क्योंकि देर आर मल्टीपल रिस्क विच कीप्स कमिंग। तो स्लो एंड स्टेडी विथ स्मार्ट वर्किंग इज एनी टाइम अ बेटर ऑप्शन। और तीसरा जो मिस्टेक करते हैं कि हम कंप्लायंसेस को थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, उसके कारण काफी ज्यादा फिर रिसोर्सेस और फंड्स हमको उसमें बाद में डालने पड़ते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति कंप्लायंसेस को लेके, क्योंकि हमारे भारत में करीबन मोर देन 42 कंप्लायंसेस हर एक बिजनेस सेक्टर को करने पड़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल टू मिड लेवल, और जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें उससे भी ज्यादा होते हैं। इतने सारे कंप्लायंसेस करना विथ रनिंग अ बिजनेस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एस्पेक्ट। तो कंप्लायंसेस के लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए और उसके कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करना तो अपना अपना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड श्वेताली जी की एक सीए का आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर्स को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुद नहीं करनी चाहिए एंड दे शुड आउटसोर्स इट और डेलीगेट इट टू द सीए? वो चीजें सीए ही देखें तो ज्यादा बेटर है, राइट, rather than the business owner himself getting into it. Investment perspective, I guess investment is something which is little different from the chartered accountant perspective, unless and until some CA who specialize into chartered accountant investment, they should be given this opportunity to invest your funds, because chartered accountancy is more of a compliance related work. Yeah. Statutory compliances, management audit, and these are the things for which they are being they are expert. So far as investment are concerned, many chartered accountant tend to do investment, but with that they have specialized degree, and they actually do they are they work into that particular field. तो उसमें वो जो एक्सपर्ट्स है इनटू इन्वेस्टमेंट, उनके साथ आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो so far as chartered accountants are concerned, there are various fields in which they excel. तो अभी आप जनरल प्रैक्टिशनर, जैसे हमारे यहाँ मेडिसिन का होते हैं, या पहले था कि फैमिली डॉक्टर ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी आपने को पता है हार्ट का अलग हो गया, लिम्स का अलग हो गया, हर किसी का स्पेशलाइजेशन अलग है, हर चीज का स्पेशलाइजेशन है। तो आज उसी तरह सीए में भी स्पेशलाइजेशन है। कोई जीएसटी में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कोई लेबर लॉज में है। तो ऐसा हर किसी का स्पेशलाइजेशन होता है। बेसिक चीजें हम एक हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ समझ के कर सकते हैं, और जब स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है तो आपने उस स्पेशलाइज्ड सीए के पास जाना चाहिए और उससे ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। Yeah, rather than trying to figure out by yourself or going on to the internet and reading a lot of stuff, which sometimes is confusing. Getting a help from a expert is very advisable at that time. Mostly.
And Shwetali ji, water economics. This is something we want to know more about. Water economics is basically a quite a specialized field because water is a state subject. So governing, monitoring, and utilization of surface water, so far the state of Maharashtra is concerned, is done by the Water Resource Department and regulated by the Maharashtra Water Resource Regulatory Authority. And the executive bodies for this is through the various corporations. There are 5 corporations in the state of Maharashtra. It is executed through them. तो जैसे हम वाटर इज बेसिकली अ रिसोर्स और इस रिसोर्स का यूटिल बिकॉज बीइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इंक्लूडेड इनटू राइट टू लाइफ बेसिकली जब राइट टू लाइफ हम बोलते हैं तो राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है कि जब तक पानी नहीं रहेगा तो आदमी तो जिंदा नहीं नहीं रहता तो बेसिकली इट इज इम्प्लिसिट इनटू राइट टू लाइफ स्टेट वाटर पॉलिसी नेशनल वाटर पॉलिसी उसके कई कई सारे नॉर्म्स है उसको हमको इंक्लूड करके लेके जाना पड़ता है जो बारिश का पानी है रिवर का पानी है उसको स्टोर करना उसकी कॉस्टिंग निकालना और वाटर इकोनॉमिक्स में स्पेशली हम रेवेन्यू वाटर की बात करते हैं कि जो लोगों के घर तक पहुंचता है उसका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म बना है कि जिसमें एक स्टैटिस्टिकल डेटा बन के उससे कुछ फॉर्मूला से उससे ये वाटर टैरिफ लेवी किया जाता है लोगों के ऊपर और ये लेवी करने से पहले एक पब्लिक पार्टिसिपेशन उसकी 3 फेजेस में हम लोगों के व्यूज जानते हैं और बाद में वो टैरिफ डिटरमाइन करते हैं बेस्ड अपॉन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन बल्क वाटर दैट इज बीइंग सप्लाइड to the public as well as for domestic and industries as well as agriculture. Shwetali ji, tell us about poetry. आप एक पोएट भी हैं ऐसा हमने सुना है. So how did poetry come to your life? Poetry was part of me very from the early days only because I was quite interested into music. भी काफी म्यूजिक सुनते थे तो बैकग्राउंड में मेरे घर पे सुबह से म्यूजिक चलता ही था. तो इवेंचुअली व्हेन आई पिक्ड अप कि कभी तो भी पोएट्री करना चाहिए तो शायद मैं कॉलेज भी डेज में थी तब मैंने कुछ लिखा था. आई कम्प्लीटली मिस्ड आउट ऑन दैट बट डे टू डे लाइफ में इतने मैं बिजी हो गई कि मैंने इवेंचुअली पोएट्री की ही नहीं. बट फ्रॉम पास्ट 2-3 years आई अगेन स्टार्टेड जो दिमाग में आता है वो लिखना शुरू किया है. जस्ट आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ. ओके सो हमारे लिसनर्स के लिए आप कोई 2 लाइन जो आपने लिखी होंगी प्लीज सुनाइए. मेरी पोएम का नाम है ख्वाहिश क्योंकि ख्वाहिश. जिंदगी इज मेंट ऑफ ऑल डिजायर्स एंड चाहते और ख्वाहिशों में ऐसा होता है कि हर बार प्रायोरिटी देनी पड़ती है. ख्वाहिश ख्वाहिशों चाहतों के मलबे के नीचे ख्वाहिशों चाहतों के मलबे के नीचे सब चाहतों में सबसे पीछे एक चाहत बरसों से गुनगुना रही है चाहत की चाहत जगा रही है. कई अरसे से यूं ही पड़ी है कई अरसे से यूं ही पड़ी है नजरअंदाज करने से भी जिद पे खड़ी है. यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट होने के बाद भी उसका कभी नंबर ही नहीं आता है. तो ख्वाहिशों के कगार में कई मोड़ आए ख्वाहिशों के कगार में कई मोड़ आए कुछ मुकम्मल हो निकले कुछ दम तोड़ सिल जाए पर इस नामुराद ख्वाहिश से कैसे पीछा छुड़ाए. तो थोड़ी लंबी है. वाह बट बहुत डीप है. बहुत इट रिलेट्स टू व्हाट वी गो थ्रू एवरी डे एंड वी हैव सम डीप डिजायर्स. उसकी मेरी आखिरी दो लाइनें हैं. वो है कि ख्वाहिशों के भीड़ में ख्वाहिश वही है ख्वाहिशों के भीड़ में ख्वाहिश वही है जिसे पूरी करने की चाहत है जिसे पूरी चाहत है पर नहीं. ओ ख्वाहिशों की भीड़ में ख्वाहिश वही है जिसे पूरी करने की चाहत है पर नहीं है. Amazing. That was really touching. Thank you, Shwetali ji, for sharing the poetry. Moving on, you are a member economics policy maker, a mother, a wife. Lot of hats you have to wear in a day, right? So, एक दिन में पर आप तो एक ही person हो. But all of these roles are pulling you from all the sides, right? How do you manage? इसमें मुझे एक इंदिरा नूई के
सेंटेंस ने काफी हेल्प किया कि यू कैन नॉट हैव इट ऑल। इससे एक चीज क्लियर होगी कि एक तो लेडीज जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो वैसे भी मल्टीटास्किंग होती है, बट बीइंग परफेक्शनिस्ट इज समथिंग विच वी स्ट्राइव टू डू अ लॉट। बट जब मैंने इंदिरा नोई जी का एक इंटरव्यू सुना, वो मेरे लाइफ में काफी चेंजेस लेके आया कि करना है एंड यू कैन नॉट बी परफेक्ट, और काफी सारे चीजें आपको डेलीगेट करनी है, और डेलीगेट करके आपको कंट्रोल करनी है। सो आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल इज द की। आज जैसे मैं मुंबई में काम करती हूँ, घर नागपुर में है, और इसके साथ बहुत सारी चीजें साथ में चलती रहती है। तो अगर इफ यू नो हाउ टू मैनेज पीपल एंड हाउ टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स बिकम्स इजी, एंड yes, you can do it all then, but you That cannot is, be perfect in all. that is an amazing advice that you should learn to delegate and you should learn to handle people, organize your stuff. Only then it's possible because one person cannot do it all. Next to impossible. थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर रखना पड़ता है आपको, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना पड़ता है लोगों के ऊपर, विच इज नॉट इजी, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे हम Yeah, कुकिंग करते हैं, exactly. Exactly. तो ये तो नहीं नहीं, ये सब्जी मैं ही अच्छा बना सकती हूँ, सो विड्रॉ, कि नहीं, थोड़ा सा आप आपके कुक को और थोड़ा सिखाओ कि इसमें ऐसा करिए सर, और उसको इतनी इज्जत दीजिए आप कि उससे लगे कि मेरे सिवा तो चल ही नहीं सकता। और जब सामने वो एक फीलिंग आती है ना कि मेरे सिवा तो चल नहीं सकता, तो वो आपको बेस्ट देता है आपके लिए। तो यू नो, सोशल एस्पेक्ट एंड कनेक्टिंग विद द पीपल, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक चीजें ऐसी है जिसमें सम्मान बहुत जरूरी है। आप 2 रुपया कम दो तो चलेगा, आप सम्मान दे दो, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आप कर पाते हो। तो अर्थशास्त्र जो कहता है कि सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ये कभी भी सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, इसके साथ कई सारे मोड आते हैं, जिस वो टेंजिबल है, कुछ कुछ इंटेंजिबल है, कुछ आप गिन सकते, कुछ नहीं गिन सकते। तो जो नहीं गिन सकते वो फैक्टर बहुत बड़ा है, और इसी फैक्टर के कारण आज मेरा घर भी बहुत अच्छे से चल रहा है और अपनी इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से चल रही है। So that is amazing. श्वेताली जी, आप बिजनेस ओनर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? जैसे कि अभी कुछ मोमेंट्स पहले आपने बोला कि यू हैव टू लर्न टू मैनेज पीपल, यू हैव टू लर्न टू डेलीगेट, राइट? इस एरिया में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बिजनेस ओनर्स? बिजनेस के कंगोरे आप डे टू डे पूरे अगर सीख जाते हैं, एक तो मैंने सुना था कि रूल ऑफ 999 डेज, और या रूल ऑफ 1000 डेज भी कहते हैं उससे। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें ग्राउंड लेवल से लेके अप स्केल तक हर चीज आप खुद करके देखिएगा बिजनेस की शुरुआत, until 1000 days. So whether you think the business is going to be successful or failure or whatsoever without attaching anything, तो बिजनेस तो सक्सेसफुल होना ही होना है। इसमें फिर जो छोटे छोटे काम होते हैं जो आपका सिर्फ वक्त लेते हैं एंड विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो डेलीगेट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उसकी आप एमआईएस बनाना शुरू कर दीजिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कितना भी छोटा क्यों ना बिजनेस हो। तो अकाउंट्स का आपने एमआईएस बनाना शुरू कर दिया, जो आपका जो भी अदर बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसको आपको फ्रैगमेंट करना पड़ेगा, उसका एमआईएस बनना शुरू कर दिया। पहले तो ये कि आप स्क्रैच से सीख गए हो, तो उसमें आपको क्या देखना क्या छोड़ना वो पता है, तो डॉक्यूमेंट देखते से कि वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप पकड़ लेते हो। फिर सिंस यू हैव डेलीगेटेड, उससे आप एमआईएस ले रहे हो, बीच बीच में उनके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस करने में मार्केटिंग। तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्त किसमें एक्चुअली स्पेंड करते हो, तो अकाउंट्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, बैंकिंग पे, मैनेजिंग पीपल, और आजकल तो बहुत सारा वक्त आपका एम्प्लॉयज को काउंसलिंग में भी देना पड़ता है, उनके घर के इश्यू हो गए, बाकी के इश्यू हो गए, तो ये एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा। तो
आपकी पूरी बिजनेस सेक्टर में पूरा टाइम जो चल रहा है नॉन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में जा रहा है। तो जी ये सेक्स को आप समझिए, एचआर को अलग कर दीजिए, एडमिन को अलग कर दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए। मेरे पास समझो 3 ही एम्प्लॉयज है, तो उनका रोल एक दूसरे को काम दे के आग यानी अथॉरिटी, रिकॉर्ड कीपिंग और कस्टडी, ये 3 एस्पेक्ट में डिवाइड करके रिवॉल्व करिए। यानी एक ही आदमी के पास पूरा कंट्रोल ना रहे और आप उसको रिव्यू करते रहे और आपका ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन आप बिजनेस समझने के बाद कंट्रोल और मार्केटिंग, तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि हर बिजनेस ओनर ने रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए और बाकी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, बट इट हैज़ टू बी डेलीगेटेड टू समवन एल्स। सब कुछ मैं खुद नहीं करूँगा। नहीं I करो। I am responsible for it because what happens is they take a lot of responsibility on them. ये मैंने भी करा है honestly कि हर चीज के लिए मैं responsible हूँ because it is my baby, my company. So even if a light bulb goes off, then I feel responsible about it, right? But then I have to somehow learn to delegate that responsibility to someone else, and I should only be monitoring and should be focusing on activities that are revenue generation like strategy, growth हो गया, marketing हो गया, sales हो गया, ये ब्रांडिंग सारे हो एरिया, गया। branding हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। That is a great insight, Shwetali ji. So, Shwetali ji, there are certain things in life that आप सोचते हो कि अगर मैं पास्ट में जा सकती है और ये चेंज कर पाती, so I would have changed it. So imagine 10 years younger श्वेताली जी, तो आप अभी उनको क्या एडवाइस देंगे और क्या ऐसी चीज थी जो आप चेंज करना चाहेंगे? 10 साल पहले अगर मैं खुद को एडवाइस दूंगी तो वो था बीइंग इन द मोमेंट। थिंग्स कम, ओके, थिंग्स गो, एंड यू शुड नॉट बी वेरी सीरियस अबाउट इट। बीइंग इन द मोमेंट मीन्स कि हम जो भी काम उस वक्त कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी फोकस्ड अबाउट इट एंड देन कम्प्लीटली ओरिएंटेड कि यही करना है। उस वक्त आप और 4 चीजें अगर सोच रहे हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रही है, भाई क्या कर रही है, पति क्या कर रहे हैं, मम्मी का क्या चल रहा है। So you shouldn't think about your household things at the same time. आप एग्जीक्यूट करते हो, वेरी गुड, बट डिस्टर्ब है तो जिस वक्त जो चीज कर रहे हो उस वक्त वही चीज करना, और बाकी दूसरे चीजों के बारे में ऑर्गेनाइज प्लानिंग तो करते हो, लेकिन जब प्लानिंग करते हो उस वक्त सोचिएगा, नॉट ड्यूरिंग सम एक्टिविटी। जैसे हम घर पे तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं, ऑफिस में तो घर के बारे में सोचते हैं। तो बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Secondly, giving priority to your health and starting some regime of exercise regime हो गया है, तो that is second thing which I would change, क्योंकि वो हैबिट अगर जितने जल्दी बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट। तो ये 2 चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं चेंज करना चाहूँगी। ओके। एंड आपकी एक जर्नी रही है फ्रॉम द अर्ली डेज, देन स्ट्रगल, देन कमिंग ऑन टू पब्लिक सेक्टर. So what does clarity mean to you today? स्ट्रगल मीन्स दैट यू आर प्रोग्रेस, दैट्स द क्लैरिटी। बिकॉज हर बार मुझे लगता था कि आई एम नॉट एबल टू एंजॉय माई लाइफ, कि मेरी लाइफ में ये इतनी स्ट्रगल क्यों है। इवेंचुअली आई अंडरस्टूड आई प्रोग्रेस बिकॉज देयर वाज स्ट्रगल, एंड आई प्रोग्रेस and the struggles were there because there were new opportunities and which I Great, actually encashed. great, great. And what would you want our listeners to take away from your story? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे लाइफ में मैंने सीखी है कि आई एम वेरी प्रिंसिपल्ड पर्सन। काफी चीजें ऐसी आई कि जिसमें काफी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखी, बट मुझे ऐसे लगा कि ये है मेरे प्रोग्रेस के लिए अच्छा होगा, परंतु दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट। Right, right. तो बीइंग प्रिंसिपल्ड पर्सन, हो सकता था कि मैं फाइनेंशियली वुड हैव डन मच बेटर getting into private and reaching to a different height, but it was against my principles. So sticking to your principle gives you more satisfaction, because eventually पैसा आपको उतना satisfaction नहीं provide कर सकता जितना आपके principle लाइफ से होता है।
तो being principle based is something which I think value the most. So you mean money is important, but not at the stake of giving up your principles and values. Yes, ये ऐसी चीज है कि it is applicable to आप किसी भी situation में, whether it comes to personal life, whether it comes to career, whether it comes to anything else. You should have some principles in your life and you should stick to that. लोग आएंगे लोग जाएंगे, मगर आप प्रिंसिपल हो तो आपका रिस्पेक्ट करके शायद वो आपके साथ ना रहे, but they will definitely think for you as a person who has repute as compared to someone without any principles. Great, great. Thank you so much, Shwetali ji, for joining us today. It's been an amazing conversation. We started from law of attraction to financial discussions to water economics to poetry, and this is a lot of good stuff for our listeners to learn from your story, and a lot of great insights, especially to the entrepreneurs that you have given. I'm sure our listeners will really like those insights. It's been an honor talking to you. Thank you so much for joining us today. Thank you. One last point I would like to add on, because recently I have started working on Swadeshi Approach, and the revolution has started long back in before independence. But from past 2 years, I have started working on to Swadeshi, and eventually you get to know that just on 2nd of August, Shri Narendra Modi ji has reiterated again the same concept of Swadeshi because of the tariff war that is occurring. Yeah. I would request all the listeners that it is very important for our country that we should understand the kind of economy which is like the India being the most democratic country with the almost 145 crore population. तो हमें हमारा इकोनॉमिक समझना चाहिए और हमको स्वदेशी को अपनाना है, और हम ये नहीं बोल रहे कि विदेशी को ठुकराइए, बट आपके कंजम्पशन में से विदेशी वस्तुओं को कम से कम करना है। क्योंकि आपने अगर कोविड में देखा होगा कि जिस दिन 23 मार्च कोविड डिक्लेयर हुआ और 24 मार्च को 3 बजे मिस्टर रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ फंड्स अवेलेबल कर दिया कोविड रिलीफ के लिए। None other company which has made great profits had invested any such amount. 500 करोड़ महिंद्रा जी ने दिए थे। तो दिस हैपन्स, जो हमारी देश की कंपनियां है उसका प्रॉफिट, उसका कैपिटल हमारे कंट्री में ही रहेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भारत का ही बढ़ना है। तो हमें हमारी संरचना देखकर बहुत जरूरी है कि हम भारतीय वस्तु एक्सेप्ट करें, और दिस इज वेरी नेसेसरी बिकॉज ऑफ ऑल दी कैपिटलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म के कारण हम काफी सारी चीजों में इंपोर्टेड गुड्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पर इवेंचुअली इट वुड नॉट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ग्रेट, या और मैं भी अपने सारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली बी पार्ट ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट एंड get Indian brands, made in India products in your daily life. It is really important for us, and we should basically feel like this is a responsibility also for us to at least have few Indian brands in our daily life. Thank you Yes. so much, Shweta Thank Devi, you. for the beautiful message. Thank you. Thanks for it. So this was today's story. I hope ये story आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि हर वीक हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहें। एंड अगर आपका कोई फीडबैक होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए, हम ज़रूर इस पे काम करें।